प्रिय विद्यार्थियों, मूक्स के अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से संचालित शोध प्रविधि एवं कंप्यूटर प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम में 5वें सप्ताह के 5वें व्याख्यान यानी व्याख्यान संख्या 25 में मैं डॉक्टर गुलाम फरीद साबरी, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले व्याख्यान में हमने सामग्री का विभाजन, अध्याय, उपशीर्षक और अनुपात विषय पर विस्तार से बातचीत की थी। आज 25वें व्याख्यान के रूप में भूमिका लेखन और उसकी सावधानियाँ विषय के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। भूमिका लेखन और उसकी सावधानियाँ विषय के अध्ययन के बाद आप शोध में भूमिका के महत्व को समझ सकेंगे और भूमिका लेखन संबंधी सावधानियों से भी परिचित हो सकेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि शोध एक गहन और व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसका मूल उद्देश्य ज्ञान के मौजूदा भंडार में वृद्धि करना है। इसे किसी भी क्षेत्र में ज्ञान की खोज या विधिवत गवेषणा के रूप में परिभाषित किया जाता है। शोधकर्ता का निरंतर प्रयास यह होता है कि वह विभिन्न समस्याओं के पीछे के कारणों और परिणामों का पता लगाए और उन नियमों की खोज करे जिनके द्वारा सामाजिक और व्यवहारिक व्यवस्था नियंत्रित, निर्देशित और संचालित होती है। यह प्रक्रिया मनुष्य की आंतरिक जिज्ञासा की मूल प्रवृत्ति से प्रेरित होती है। शोध का प्रमुख उद्देश्य तथ्यों की खोज और उनकी व्याख्या करना है, जिससे नए तथ्यों के आलोक में स्वीकृत सिद्धांतों में संशोधन या नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जा सके। शोध का अंतिम और अनिवार्य चरण उसके निष्कर्षों का प्रकाशन है, क्योंकि यदि शोध लोगों के संज्ञान में नहीं आता तो वह निरर्थक हो जाता है। शोध को उसके उद्देश्य के आधार पर दो मुख्य भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है: मौलिक शोध यानी फंडामेंटल रिसर्च और अनुप्रयुक्त शोध यानी अप्लाइड रिसर्च। मौलिक शोध का उद्देश्य किसी विशिष्ट क्षेत्र में एक नया सिद्धांत या सामान्य नियम विकसित करना होता है। जैसे अवगम में व्यक्तित्व कारकों की सार्थक भूमिका होती है, जैसे नियम का प्रतिपादन करना। इसके विपरीत अनुप्रयुक्त शोध का उद्देश्य सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करके किसी व्यवहारिक समस्या का समाधान करना होता है, जैसे कि किसी समुदाय में उत्पन्न हो रही समस्याओं का निदान खोजना। अब हम बात करते हैं भूमिका यानी प्रस्तावना का अर्थ और कार्य क्या है। किसी भी शोध कार्य की सफलता में उसकी प्रस्तावना यानी भूमिका का केंद्रीय महत्व होता है। शोध की प्रस्तावना वह भाग है जो पाठक का ध्यान आकर्षित करता है और संपूर्ण अनुसंधान के लिए एक आवश्यक संदर्भ स्थापित करता है। यह एक ऐसे ब्लूप्रिंट के समान है जो आगे के शोध की दिशा निर्धारित करता है। इसका प्राथमिक कार्य शोध के विषय पर पृष्ठभूमि की जानकारी प्रदान करना है। यह बताना है कि
उस विषय के बारे में पहले से क्या ज्ञात है और क्यों यह शोध महत्वपूर्ण है। प्रस्तावना में शोधकर्ता की चिंतन क्षमता और रचनात्मकता का प्रदर्शन होता है। यह भाग शोध समस्या को एक लिखित और सुव्यवस्थित रूप प्रदान करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आगे किस प्रकार की सामग्री का अध्ययन किया जाना है और किस प्रकार का ज्ञान विकसित करना है। यह पाठक को शोध प्रश्न का परिचय देता है, उसकी प्रासंगिकता की व्याख्या करता है और मौजूदा साहित्य से उसके संबंध को भी स्पष्ट करता है। दूसरा, प्रस्तावना का महत्व। एक मार्गदर्शक और आधारशिला के रूप में, यानी जो प्रस्तावना है वो हमारी मार्गदर्शक होती है और एक आधारशिला का काम करती है। प्रस्तावना का महत्व केवल एक औपचारिक परिचय तक सीमित नहीं है, यह पूरे शोध कार्य का एक मार्गदर्शक और आधारशिला है। एक सुदृढ़ प्रस्तावना पूरे शोध के लिए एक निश्चित दिशा प्रदान करती है और यह सुनिश्चित करती है कि कार्य प्रणाली से लेकर निष्कर्षों तक सभी खंड एक सुसंगत लक्ष्य की ओर निर्देशित हों। यह एक बौद्धिक अभ्यास भी है जो शोधार्थी को अपने विचारों को संगठित करने और शोध समस्या की स्पष्टता सुनिश्चित करने में मदद करता है। यदि प्रस्तावना लक्ष्यहीन, भ्रमपूर्ण या अनावश्यक विस्तार से पूर्ण हो तो यह न केवल पाठक की रुचि को खत्म कर देती है, बल्कि यह भी संकेत देती है कि शोधकर्ता ने स्वयं अपनी समस्या और उद्देश्यों पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया है। इस प्रकार एक सुविचारित प्रस्तावना संपूर्ण शोध की गुणवत्ता और तार्किक प्रवाह को सुनिश्चित करती है, जबकि एक कमज़ोर प्रस्तावना शोध को दिशाहीन बना सकती है और उसके निष्कर्षों की प्रामाणिकता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा सकती है। तीसरा है शोध भूमिका के उद्देश्य और मुख्य घटक, जिसमें पहला है शोध के औचित्य का प्रमाण। एक प्रभावी शोध प्रस्तावना का प्राथमिक उद्देश्य प्रस्तावित शोध प्रश्न या समस्या के अध्ययन की आवश्यकता और औचित्य को सिद्ध करना है। इसमें तार्किक रूप से और प्रमाण सहित यह स्थापित किया जाना चाहिए कि यह शोध क्यों महत्वपूर्ण है, इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं और यह ज्ञान के मौजूदा भंडार में किस प्रकार योगदान देगा। यह खंड ये भी स्पष्ट करता है कि अध्ययन से प्राप्त होने वाले वांछनीय परिणाम और लाभ क्या हैं। शोधकर्ता को यह निश्चित करना चाहिए कि चयनित समस्या अस्पष्ट न हो और उसका समाधान शोध के माध्यम से संभव हो सके। दूसरा है इसका पृष्ठभूमि और संदर्भ का निर्धारण। प्रस्तावना का एक अनिवार्य घटक विषय की पृष्ठभूमि और संदर्भ को स्थापित करना है। यह पाठक को उस व्यापक क्षेत्र से परिचित कराती है जिसमें शोध किया जा रहा है। इसमें उस विषय से संबंधित पूर्व स्थापित ज्ञान की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है, जिससे पाठक यह समझ सके कि इस विषय के बारे में पहले से क्या ज्ञात है।
यह खंड शोधकर्ता की व्यापक समझ को भी प्रदर्शित करता है और पाठक को यह बताता है कि शोध किस विशिष्ट परिदृश्य या स्थिति में प्रासंगिक है। इसी में आता है आपका साहित्य समीक्षा और ज्ञान की कमी को उजागर करना। प्रस्तावना में एक संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण साहित्य समीक्षा शामिल होती है। इसका उद्देश्य केवल पूर्व शोधों की सूची बनाना नहीं है, बल्कि यह भी बताना है कि उस क्षेत्र में ज्ञान की कमी यानी नॉलेज गैप कहाँ मौजूद है। यह प्रक्रिया एक सक्रिय और विश्लेषणात्मक अभ्यास है जिसमें शोधकर्ता को पूर्व अध्ययनों के बीच विरोधाभासी परिणामों, अनसुलझे प्रश्नों या अपूर्ण कार्यों की पहचान करनी होती है। यह ज्ञान की कमी ही प्रस्तावित शोध की मौलिकता का आधार बनती है। साहित्य की गहन समीक्षा करने से ही शोधकर्ता को ज्ञान की कमी का पता चलता है। यह कमी ही वह प्रेरणा है जो एक नए और सार्थक शोध प्रश्न को जन्म देती है, जो अन्यथा केवल मौजूदा ज्ञान की पुनरावृत्ति होता। यह प्रक्रिया शोधकर्ता को यह समझने में मदद करती है कि अब तक क्या कार्य हुआ है और किस दिशा में आगे बढ़ना है। इसी के अंतर्गत जो है आपका आता है शोध प्रश्न, उद्देश्य और परिकल्पना का कथन। प्रस्तावना का एक मुख्य कार्य शोध के केंद्रीय प्रश्न, उसके उद्देश्यों और परिकल्पना को स्पष्ट, संक्षिप्त और सुसंगत रूप से प्रस्तुत करना है। यह भाग बताता है कि शोध का उद्देश्य क्या है और किन विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। संरचना के संदर्भ में यह खंड पूरे शोध प्रबंध का केंद्रीय बिंदु है, जो परिचय को विधियों और परिणामों से तार्किक रूप से जोड़ता है। एक मजबूत परिकल्पना जो कार्य कारण संबंध का परीक्षण करती है, प्रस्तावना को और भी प्रभावी बनाती है। अब बात करते हैं कि जो प्रभावी शोध भूमिका होती है उसकी संरचना कैसे होती है और उसकी लेखन शैली कैसी होती है। तो इसमें पहला है जो संरचना है, उसमें भूमिका का स्थान। शोध का मानक प्रारूप IMRAD यानी इंट्रोडक्शन, मेथड्स, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन संरचना का पालन करता है। प्रस्तावना इस संरचना का पहला और सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह एक फनल की तरह कार्य करती है जो एक व्यापक विषय से शुरू होकर धीरे धीरे शोध की विशिष्ट समस्या पर केंद्रित होती है। यह पाठक को शोध की यात्रा के लिए तैयार करती है और उसे उन सभी आवश्यक जानकारी से अवगत कराती है जो आगे के अनुभागों को समझने के लिए आवश्यक है। दूसरा है इसमें संरचनात्मक प्रवाह। व्यापक से विशिष्ट यानी जनरल टू स्पेसिफिक। एक प्रभावी प्रस्तावना का प्रवाह 3 प्रमुख चरणों का पालन करता है। पहला, समस्या का परिचय। यह विषय के व्यापक दायरे से शुरू होता है और पाठक को सामान्य जानकारी प्रदान करता है। दूसरा, साहित्यिक संदर्भ। यह मौजूदा साहित्य की
संक्षिप्त समीक्षा के माध्यम से विषय को संकुचित करता है, ज्ञान की कमी को उजागर करता है और प्रस्तावित शोध की प्रासंगिकता सिद्ध करता है। इसके बाद है शोध प्रश्न का कथन। यह अंत में विशिष्ट शोध प्रश्न, उद्देश्य और परिकल्पना को स्पष्ट करता है, जिससे पाठक को यह पता चलता है कि यह अध्ययन किस विशिष्ट विषय का समाधान करने का प्रयास करेगा। अब बात करते हैं इसकी लेखन शैली की। लेखन शैली की विशेषताएं क्या हैं? तो शोध की भाषा सरल, स्पष्ट, सुसंगत और सटीक होनी चाहिए। अनावश्यक शब्दजाल और शब्दों की पुनरावृत्ति से बचना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पाठक भ्रमित हो सकता है। एक संक्षिप्त और स्पष्ट थीसिस स्टेटमेंट विकसित करना आवश्यक है, जो पूरे प्रबंध के उद्देश्य और दायरे को रेखांकित करे। इसके अतिरिक्त व्याकरण और वर्तनीकी अशुद्धियों से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये शोध कार्य की विश्वसनीयता को कम कर सकती है। अब बात करते हैं विभिन्न विषयों में लेखन की विशिष्टताएं। यद्यपि शोध भूमिका के मूलभूत सिद्धांत सार्वभौमिक हैं, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविकी जैसे विभिन्न विषयों में लेखन की शैली और जोर में महत्वपूर्ण अंतर होता है। यह एक सूक्ष्म और महत्वपूर्ण पहलू है, जिसे प्रत्येक शोधार्थी को समझना चाहिए। विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में शोध का मुख्य उद्देश्य क्या, क्यों, कैसे जैसे प्रश्नों का उत्तर देना और चरों के बीच कार्य कारण संबंध की परिकल्पना का परीक्षण करना है। इसलिए प्रस्तावना में वैज्ञानिक विधियों, प्रयोगों और उपयोग किए गए उपकरणों पर अधिक जोर रहता है। वैज्ञानिक शोध में भाषा सटीक और कम शब्दों में सटीक अभिव्यक्ति पर केंद्रित होती है, जिसमें घुमा फिराकर बातें करने से बचा जाता है। वहीं हम सामाजिक विज्ञान की बात करें तो सामाजिक शोध का उद्देश्य सामाजिक घटनाओं के कारणों को समझना और पूर्वाग्रहों का निदान करना है। सामाजिक यथार्थ और नैतिक प्रश्नों का उल्लेख प्रस्तावना में आवश्यक है, क्योंकि इस शोध में मनुष्य स्वयं मनुष्यों का अध्ययन करते हैं। यहाँ प्रस्तावना अक्सर किसी सामाजिक समस्या को उजागर करने और उसके संभावित समाधानों पर चर्चा करने पर केंद्रित होती है। अब बात करते हैं मानविकी की। मानविकी में शोध अक्सर आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक होता है। यह नए तथ्यों की खोज के बजाय मौजूदा तथ्यों का एक नए दृष्टिकोण से आख्यान या व्याख्या करता है। इसलिए मानविकी की प्रस्तावना में आलोचनात्मक पद्धति, अनुगम या निगमन यानी इंडक्टिव या डिडक्टिव पद्धति और साहित्यिक या ऐतिहासिक संदर्भों पर विशेष बल दिया जाता है। अब कुछ बात करते हैं शोध भूमिका लेखन में जो सामान्य त्रुटियां हो जाती है उनसे कैसे बचा जाए। सामग्री और विषय वस्तु संबंधी त्रुटियां, इसमें सबसे पहले आता है आपका जो सामग्री है और विषय वस्तु है उससे संबंधित जो त्रुटियां हैं उनके बारे में बात करते हैं। शोध भूमिका लेखन में कुछ सामान्य त्रुटियां अक्सर देखी जाती हैं। इनमें से एक प्रमुख त्रुटि
मौलिकता का अभाव है। जहां शोधार्थी पूर्व स्थापित अवधारणाओं का पृष्ठपेषण करता है, एक अन्य महत्वपूर्ण त्रुटि अस्पष्टता है। जहां शोध समस्या, प्रश्न या उद्देश्य स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं होते हैं। इसके अलावा यदि शोध विषय अप्रासंगिक है या उसका कोई सैद्धांतिक या व्यवहारिक महत्व नहीं है, तो वह सार्थक शोध कार्य नहीं माना जा सकता। प्रस्तावना का अनावश्यक विस्तार भी एक सामान्य गलती है जो पाठक की रुचि कम कर देती है। दूसरा है इसमें लेखन शैली और तकनीकी त्रुटियां। लेखन शैली में होने वाली त्रुटियों में सबसे आम है तार्किक प्रवाह का अभाव। जहां आलेख का एक तार्किक और श्रृंखलाबद्ध क्रम नहीं होता, भाषा की अशुद्धियां जैसे व्याकरणिक और वर्तनीकी त्रुटियां और काल का असंगत होना भी शोध कार्य की विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त संदर्भों की गलतियां, जैसे पाठ में उल्लिखित संदर्भों का संदर्भ सूची में न होना या एपीए अथवा एमएलए जैसे स्थापित दिशा निर्देशों का पालन न करना एक गंभीर तकनीकी त्रुटि है। तीसरा है इसमें व्यवहारिक और नैतिक सावधानियां। शोध भूमिका लेखन केवल बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि एक नैतिक और व्यवहारिक प्रक्रिया भी है। प्रस्तावना में किए गए वादे, यानी शोध प्रश्न का उत्तर देना इत्यादि को पूरा करने के लिए व्यवहारिक योजना और नैतिक जिम्मेदारी की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि चयनित समस्या पर शोध करने के लिए शोधकर्ता के पास पर्याप्त प्रशिक्षण, समय और धन है। यदि शोधकर्ता किसी ऐसे विषय का चयन कर लेता है जिसमें उसकी रुचि नहीं है, तो आवश्यक उत्साह बनाए रखना और कार्य को पूरा करना कठिन हो सकता है। सबसे गंभीर नैतिक त्रुटियों में से एक साहित्यिक चोरी यानी प्लेजरिज्म है, जहां दूसरों के कार्य का अनुचित उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार की अनियमितता न केवल शोध की गरिमा को गिराती है, बल्कि इसके गंभीर अकादमिक और कानूनी परिणाम भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो शोध भूमिका है, शोध भूमिका का शोध के अन्य अंगों से संबंध। तो पहला तो है भूमिका और साहित्य समीक्षा के बीच संबंध। शोध की भूमिका में दी गई संक्षिप्त पृष्ठभूमि और साहित्य की रूपरेखा एक विस्तृत साहित्य समीक्षा खंड के लिए आधार तैयार करती है। यह वह स्थान है जहां ज्ञान की कमी को स्थापित किया जाता है, जिसके बाद विस्तृत साहित्य समीक्षा में उस कमी के कारणों का गहन विश्लेषण किया जाता है। एक अच्छी प्रस्तावना पाठक को यह समझने में मदद करती है कि विस्तृत साहित्य समीक्षा क्यों आवश्यक है और वह आगामी खंड में क्या उम्मीद कर सकता है। दूसरा है भूमिका और कार्यप्रणाली के बीच संबंध। प्रस्तावना में कार्यप्रणाली का एक संक्षिप्त परिचय दिया जाता है। यह संक्षिप्त परिचय शोध की समस्या, प्रश्न और उद्देश्यों को उन विधियों और तकनीकों से जोड़ता है जिनका उपयोग समाधान खोजने के लिए किया जाएगा। यह संबंध यह सुनिश्चित करता है
कि शोध की कार्यप्रणाली तार्किक रूप से शोध प्रश्न का उत्तर देने के लिए उपयुक्त और पर्याप्त है, जिससे शोध कार्य की वैधता स्थापित होती है। तीसरा है इसमें भूमिका, निष्कर्ष और चर्चा के बीच संबंध। प्रस्तावना में किए गए वादे यानी शोध प्रश्न का उत्तर देना, इनको निष्कर्षों और चर्चा के खंड में पूरा किया जाता है। यह एक परिपत्र संबंध बनाता है जहां शोध की शुरुआत और अंत एक दूसरे से सीधे जुड़े होते हैं। प्रस्तावना में एक शोध प्रश्न स्थापित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, जैसे क्या x का y पर प्रभाव पड़ता है। परिणाम खंड में डेटा प्रस्तुत किया जाता है। चर्चा खंड में इन परिणामों की व्याख्या की जाती है और उन्हें प्रारंभिक परिकल्पना से जोड़ा जाता है। अंत में निष्कर्ष खंड में प्रश्न का अंतिम उत्तर दिया जाता है। इस प्रकार एक अच्छी भूमिका एक फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट है जिसे शोध के अंत में क्लोजर मिलता है, जो संपूर्ण शोध को एक सुसंगत और एकीकृत इकाई में बांधता है। निष्कर्षतः यह स्पष्ट होता है कि शोध भूमिका किसी भी शोध कार्य का मात्र एक आरंभिक भाग नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा है। यह न केवल पाठक को आकर्षित करती है और उसे शोध के महत्व से अवगत कराती है, बल्कि स्वयं शोधकर्ता के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है, जो शोध के पूरे खाके को परिभाषित करती है। एक सफल भूमिका के लिए ज्ञान की गहन खोज, तार्किक सोच और स्पष्ट संक्षिप्त लेखन का संयोजन आवश्यक है। शोधार्थियों के लिए यह आवश्यक है कि वे शोध भूमिका लेखन को एक व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में अपनाएं। उन्हें मात्रा से अधिक गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए और कम शब्दों में सटीक बात कहने का अभ्यास करना चाहिए। शोधगंगा जैसे डिजिटल संग्रहों और यूजीसी केयर सूचीबद्ध पत्रिकाओं का उपयोग कर गहन साहित्य समीक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंत में अपने शोध निर्देशक के मार्गदर्शन को अत्यंत महत्व देना चाहिए, क्योंकि वे शोध की दिशा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नैतिक आचरण का पालन करना और साहित्यिक चोरी तथा गलत बयानी से बचना एक सफल शोध कैरियर के लिए अनिवार्य है। तो मुझे आशा है कि भूमिका लेखन और उसकी सावधानियों से आप भलीभांति परिचित हो गए होंगे और जान गए होंगे कि एक अच्छी भूमिका लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन चरणों से हमें गुजरना चाहिए। आज के व्याख्यान को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।